लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फायरआर्म्स को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन आर्मी को खुला छूट दे दिया गया है। लद्दाख से जुड़े हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से अभी कुछ अनयूजुअल डिप्लॉयमेंट नोटिस किया गया है। नेपाल की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी गोरखा लोगों को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से रोकने की डिमांड कर रहे हैं और चाइना के खिलाफ कोई भी गोरखा हथियार नहीं उठाएगा, ऐसी मांग की जा रही है। इंडियन आर्मी की एक मेजर ने फुल बॉडी आर्मर को डेवलप कर लिया है, जिसे जल्दी से ही इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। और चाइना की तरफ से इंडियन आर्मी की 10 जवानों को कैप्चर करना और उनकी ट्रीटमेंट की वीडियो रिलीज करने को लेके जो खबर सामने आई है, ये कितना सच है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। गलवान वैली में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच जो मुठभेड़ हुआ था, उसके बाद ऑपोजिशन की तरफ से सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि हमारे जवान वहां पर निहत्थे क्यों गए थे, क्योंकि चाइना वालों ने प्री प्लान साजिश करके हमारे जवानों के ऊपर घातक हथियार से, या फिर यूं कह कि मूवीज में ज़ॉम्बी मारने के लिए जिस तरीके के हथियार को दिखाया जाता है, वैसे हथियारों का इस्तेमाल करके हमला किया गया था। अब इसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमारे कोई भी जवान वहां पर निहत्थे नहीं गए थे, लेकिन बॉर्डर एग्रीमेंट 1996 और 2005 के का सम्मान करते हुए हमारा एक भी जवान वहां पर फायरिंग नहीं किया था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 2 किलोमीटर की दायरे के अंदर अगर चाइना और इंडिया के बीच कोई भी फेस ऑफ होता है तो कोई भी वहां पर फायरआर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा और इस बात को बातचीत के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। और ये अभी तक का रूल ऑफ एंगेजमेंट था, पर अभी इसको बदलने का फैसला कर दिया गया है, क्योंकि भले ही चाइना की तरफ से फायरआर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन उसने घातक हथियारों से हमारे ऊपर हमला किया था। और इसी वजह से अभी हमारे सभी फ्रंट लाइन यूनिट्स को, जिनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय किया गया, उनको कंप्लीट फ्रीडम दे दिया गया है। यानी कि अगर चाइना की तरफ से फिर से 15 जून वाली कोई परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जाती है तो हमारे जवान अपनी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देते हैं। कल की वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मैं डिफेंस रिलेटेड सीक्रेट बातें बता दे रहा हूं जो कि दुश्मन देश को फायदा पहुंचा सकता है, और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा करने के लिए मैंने चाइना से पैसा लिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपकी मन में देश के लिए जो इज्जत है उसका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो भी बातें मैं यहाँ पर बताता हूँ वो किसी ना किसी डिजिटल मीडिया में या फिर प्रिंटिंग मीडिया में पब्लिश हुआ होता है। और कल की अम्युनिशन वाली जो आर्टिकल आई थी वो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था और मैंने उसका नाम भी वहाँ पर लिया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरीके की सिचुएशन में इस तरीके के आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इससे पहले भी इस तरीके के आर्टिकल 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान पब्लिश किया गया था और उसके बाद आर्मी की तरफ से काफ़ी सारे नए हथियार खरीदे गए थे। वो आर्टिकल एक तरफा आर्टिकल था, जबकि मैंने आपको 2 तरफ की खबरें बताई थी। पर अगर आप फिर भी इसका गलत मतलब निकालने को बैठेंगे तो इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकता है। और अगर सीक्रेसी को लेके आपको कोई सवाल है तो आप सीधे तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया को मेल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो बात सीक्रेट होती है वो किसी को नहीं पता चलता है, मीडिया वालों तक पहुंचती भी नहीं और आम इंसान के पास तक पहुंचना दूर की बात है। और आपको क्या लगता है कि जो बातें हमारे मीडिया वालों को पता लग जाता है वो दुश्मन देश का सीक्रेट एजेंसी पता नहीं लगा सकता है? और कुछ बातें ऐसी होती है जो कि जानबूझकर आर्मी की तरफ से मीडिया में फैलाया जाता है ताकि दुश्मन के ऊपर थोड़ा दबाव डाला जा सके। और इसी तरीके की प्लान का इस्तेमाल अभी चाइना की तरफ से भारत के खिलाफ किया जा रहा है और इसमें मेन रोल अभी ग्लोबल टाइम निभा रही है। इसके बारे में हम आखिरी अपडेट में बात करेंगे, इसीलिए थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और इतना याद रखिए कि जो बातें मीडिया को बताया जाता है वो सीक्रेट नहीं होता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी ने ये बताया है कि लद्दाख से जुड़े हुए चाइनीज बॉर्डर में अभी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस किया गया है। उनका कहना था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़े हुए चाइना की हर एक एयरवेज के बारे में हमको अच्छी तरीके से जानकारी है, लेकिन अभी उनकी एयरबेसेस में जो डिप्लॉयमेंट हो रही है वो जरूरत के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इस पर नजर रखा हुआ है। इसके बाद उनको एक सवाल किया गया था कि क्या हम अभी चाइना के साथ जंग लड़ने वाले हैं, जिसका जवाब देते उन्होंने कहा था कि अभी हम चाइना के साथ कोई भी जंग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। हमारे सभी क्रिटिकल एयरबेसेस को अभी एक्टिव किया जा चुका है और श्रीनगर और लेह एयरबेस में अभी SU-30 MKI, मिराज, जगुआर और अपाचे हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया है और इनको मिनिमम टाइम के अंदर ही डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा सकता है। चाइना की तरफ से भी गलवान वैली में फिंगर 4 से 5 के बीच और हॉट स्प्रिंग एरिया में 10,000 के करीब ट्रूप को डिप्लॉय किया गया है।
बदले में इंडियन आर्मी के साथ अभी आईटीबीपी को भी वहां पर बड़ी मात्रा में डिप्लॉय करने की बातचीत जारी है। आईटीबीपी की 15 कंपनीज को अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एरिया में भेजा जा चुका है और साथ ही अभी एडिशनल 30 कंपनीज को लद्दाख में भेजने की तैयारी की जा रही है। और चाइना की डिप्लॉयमेंट को देखते हुए हमारी डिप्लॉयमेंट वहां पर होने वाली है और जब तक वहां पर टेंशन खत्म नहीं होता है वहां पर करीब 7000 जवानों को बॉर्डर में डिप्लॉय करके रखा जाएगा। अगला अपडेट सर्वत्र कवच को लेकर, जो कि एक मेड इन इंडिया फुली बॉडी आर्मर सूट है और अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह से चाइनीज आइटम का इस्तेमाल नहीं होता है। आमतौर पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट इंडिया में बनाए जाते हैं उनमें कुछ हद तक रॉ मटेरियल जो होते हैं वो चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है, लेकिन सर्वत्र कवच में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिनको कहीं से इम्पोर्ट किया जाता हो और ये पूरी तरीके से इंडियन मेड बुलेट प्रूफ जैकेट होने वाली है। इसकी एक और खासियत यह है कि इस सूट को इंडियन आर्मी की तरफ से डेवलप किया गया है। इसे इंडियन आर्मी के मेजर अनूप मिश्रा जी ने डेवलप किया है और ये किसी भी तरह की स्मॉल आर्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। एक बार एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान मेजर अनूप मिश्रा जी को गोली लग गया था और उसके बाद उन्होंने इस जैकेट को डेवलप करने का फैसला किया था। ये जैकेट सिर्फ चेस्ट ही नहीं बल्कि बॉडी की मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लेता है, जो कि दुनिया की कोई भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं कर पाता है। और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले ज्यादा ड्यूरेबल होने के साथ साथ उनकी प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये 50% तक सस्ता है। और मेरा मानना यह है कि जैकेट की खूबियों के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसको एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने डेवलप किया है, जिस वजह से उनको अच्छी तरीके से पता होता है कि क्लोज क्वार्टर बैटल के दौरान कैसे सिचुएशन सामने आ सकते हैं और वहां पर किन जगहों पर गोली लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहीं पर अगर इसको किसी साइंटिस्ट ने लैब में डेवलप किया होता तो वो कभी भी आर्मी की नजर से सोच नहीं पाएंगे। अभी जैकेट की फील्ड ट्रायल शुरू होने वाली और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसकी मास प्रोडक्शन करके इसको इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा और एक बार इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया तो हम दुनिया के कुछ गिने चुने देश में शामिल हो जाएंगे जिनके पास खुद की फुल बॉडी आर्मर्स को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी मौजूद हो। अगला अपडेट नेपाल की तरफ से है। अब नेपाल की तरफ से फिर से कुछ ऐसी हरकतें की गई है जो कि भारत और नेपाल की संपर्क को काफी खराब कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से शनिवार को भारत के लिए उनकी सिटीजनशिप लॉ को बदल दिया गया है। शनिवार को नेपाल के होम मिनिस्टर राम बहादुर थापा जी ने ये बताया है कि अभी नेपाल की सिटीजनशिप लॉ में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई भारत की लड़की किसी नेपाल के लड़के से शादी करता है तो उसे वहां पर सिटीजनशिप पाने के लिए कम से कम 7 साल वेट करना पड़ेगा। और इसमें उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत भी यही रूल फॉलो करता है और अगर किसी दूसरे देश की कोई लड़की भारत के किसी लड़के के साथ शादी करती है तो उसे भी भारत की नागरिकता मिलने के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये भाई साहब ये बताना भूल गए कि भले ही भारत की सिटीजनशिप रूल में ये बात फॉलो किया जाता है, लेकिन भारत इसको नेपाल के लिए लागू नहीं करता है, क्योंकि ऐसे ही नेपाल के साथ भारत की रिलेशनशिप को रोटी बेटी का रिलेशन नहीं कहा जाता है, जिसको अभी केपी ओली तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी नेपाल की कुछ और पॉलिटिकल ग्रुप भी हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि गोरखा लोगों को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से नेपाल को रोकना चाहिए और चाइना के खिलाफ कोई भी गोरखा को हथियार नहीं उठाना चाहिए। और उनका कहना यह है कि भारत और चाइना के आपसी झगड़े में गोरखा लोगों को दूर रहना चाहिए। अगला अपडेट चाइना को लेके, हमारे किसी पाकिस्तानी बंधु ने मुझे ट्विटर में एक वीडियो में टैग किया था जो क्लेम कर रहा था कि चाइना की तरफ से भारत के 10 जवानों को पकड़ा गया है और चाइना ने उनको हाइपरबारिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया था, जिस वजह से उनकी जान बच पाई थी। और बाकी जो 17 जवान हमारे पानी में गिरने की वजह से वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनको अगर चाइना ने पकड़ा होता तो उनको भी बचा लिया जाता। और अभी जिन 10 जवानों को चाइना ने बचा लिया था उनको भारत को वापस कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्यूसडे को इंडियन आर्मी की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया था कि हमारा एक भी जवान मिसिंग नहीं है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से भी सेम स्टेटमेंट दिया गया था। और यहाँ तक कि चाइना का ग्लोबल टाइम ने भी ये कह दिया था कि उन्होंने किसी भी इंडियन सोल्जर को नहीं पकड़ा था। अब इसके बाद जितने भी खबर सामने आई है उनमें से एक भी स्टेटमेंट इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं दिया गया है। ये सब मीडिया वाले बता रहे हैं, आपको उन पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको पता होगा। अब इस वीडियो पर जरा गौर करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में जो जवानों की ट्रीटमेंट होता हुआ दिखाया गया वो चाइना के हैं और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो 2017 की है। और अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो जिसके पास वक्त और हाई स्पीड इंटरनेट दोनों है तो चाय और गर्म पकोड़े लेके बैठ जाइए और CNTV की साइट में जाके 2017 तक ब्राउज कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। दरअसल चाइना वाले अभी भारत के लोगों के साथ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में फेक आईडीज बनाकर मिसलीडिंग आर्टिकल, पोस्ट और वीडियोज वगैरह पोस्ट किए जा रहे हैं और इनमें हजारों की तादाद में एंगेजमेंट हो रही है। और अभी ट्विटर की तरफ से शायद 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास अकाउंट को सस्पेंड भी किया गया जो कि मिसलीडिंग आर्टिकल को पोस्ट कर रहे थे।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।